अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोहर का एटॉमिक मॉडल क्यों पेश करना पड़ा, इसके पीछे सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में हेडिंग छोड़ दी थी, और वो क्या थी? डिफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, उस एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक न्यूक्लियस, एक सेंट्रल चार्ज के अराउंड मूव कर रहा होता है, और वो किसी भी जगह मूव कर सकता है, उसके लिए कोई खास लोकेशन नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी रुके हुए चार्ज के गिर्द, यानी कि जैसे रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे प्रोटॉन्स सेंटर में होते हैं एटम के और वो मूव नहीं कर रहे होते, और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द मूव कर रहे होते हैं, तो यही वाला सिनेरियो बन रहा है कि कोई चार्ज रुका हुआ है और उसके गिर्द कोई और चार्ज मूव कर रहा है, तो मूव करने वाला चार्ज अपनी एनर्जी लूज करेगा मुसलसल, और आखिर में उस रुके हुए चार्ज के साथ टकरा जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्ज करें कि इस रुके हुए चार्ज के गिर्द घूम कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके गिर्द हमेशा मूव नहीं कर सकता, बल्कि मूव करते 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 उसके करीब आएगा और उससे टकरा जाएगा। जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि अगर ऐसा होता तो दुनिया के तमाम तर एटम्स तबाह बर्बाद हो जाते, यहाँ पर जो कुछ भी चीजें मौजूद है वो सब खत्म हो जाती, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? रदरफोर्ड उसके बारे में जवाब नहीं दे पाए। यानी कि रदरफोर्ड इस चीज के बारे में जवाब नहीं दे पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसने अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज की, यहाँ पर एनर्जी को देखिएगा, एनर्जी ग्राफ गिरेगा और वो रुके हुए चार्ज यानी कि प्रोटॉन से टकरा जाएगा। रदरफोर्ड से पूछा गया कि क्लासिकल फिजिक्स तो यही कहती है, जिस तरह का मॉडल एटम का आपने पेश किया है कि किसी रुके हुए चार्ज के गिर्द हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, और एनर्जी लूज करेंगे इस तरीके से तो वो आपस में टकरा के खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो फिर आए हमारे पास एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बोहर, जो कि चेयरमैन भी रह चुके हैं उस जमाने की साइंटिफिक सोसाइटी के, जो कि लंदन में थी। After the Planck's and Einstein discovery, Neil Bohr, a Danish physicist in 1930, offered his important assumption about the atomic structure. नील बोहर ने अपनी कुछ assumptions दी, कुछ सोच दी, जो कि बेस करती थी किससे? प्लांक्स और आइंस्टाइन की थ्योरी से। प्लांक्स और आइंस्टाइन थ्योरी जो है वो आपका टॉपिक है फर्स्ट ईयर में, जो कि ऑब्वियसली नील बोहर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले पढ़ाया जाता है। तो मैं ये बता दूं, प्लांक साहब ने ये कहा था, प्लांक साहब ने क्या कहा था कि किसी भी एटम को जब आप एनर्जी देते हैं तो एटम एरी गैरी नत्थु खैरी एनर्जी, मतलब एवं कोई भी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, वो खास अमाउंट ऑफ एनर्जी ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। मतलब अगर मैं किसी एटम को बहुत मुख्तलिफ काइंड ऑफ एनर्जी, मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ एनर्जी दूं, तो एटम जो है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि वो कुछ खास अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कुछ खास अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इमिट करेगा। तो इस थ्योरी को लेते हुए, प्लांक्स की इस थ्योरी को लेते हुए नील बोहर ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपनी अजम्पशंस, अपनी राय दी, और वो क्या दी? पहली राय थी कि द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ओनली मूव इन अ सर्टेन एनर्जी लेवल, और ड्यूरिंग दिस इट विल नॉट लूज और रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी जगह मूव नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द खास दूरी पर ही रिवॉल्व कर सकते हैं, और वो उन खास दूरियों को कहा जाता है एनर्जी लेवल्स। और जब वो किसी एनर्जी लेवल में होते हैं और रहना चाहते हैं, तो ना तो वो एनर्जी गेन करते हैं, ना वो एनर्जी लूज करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इट जंप्स टू अ हायर एनर्जी लेवल E2 फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल E1। जब कोई एटम का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेगा समहाउ, तो वो निचले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जंप्स E2 टू E1 बाय इट्स लूज एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता है तो वो ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आ जाता है। लेकिन जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल शेल पर आ जाता है तो उसके बाद वो एनर्जी लूज नहीं करता। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन ने शेल पे ऊपर या नीचे आने में एनर्जी एब्जॉर्ब की है या इमिट की है, नील बोहर ने उस एनर्जी को नाम दिया है क्वांटा, और उसको हम ये भी कह सकते हैं फोटोन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फोटोन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में,
मगर रिलीज करेगा फोटोन की फॉर्म में, जिसको हम क्वांटा कह देते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट है, जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर जब नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ खास एनर्जी लेवल्स पर ही रिवॉल्व करेंगे, खास जगहों पर ही रिवॉल्व करेंगे, तो उस खास जगह का मालूम करने का फॉर्मूला भी बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर रिवॉल्व कर सकता है, उसका कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर रिवॉल्व कर सकता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। वैसे ये जो जुमला मैं पढ़ाने लगा हूं ये 9th के लिए नहीं है, ये फर्स्ट ईयर के लिए है, कि कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी कि उसके मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द रेडियस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज करंटली मूविंग, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर मूव कर रहा है उसका न्यूक्लियस से कितना फासला है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के शेल का रेडियस, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन के उस रेडियस में कितनी वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई बाय उसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इन तीनों का जो मल्टीपल आएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। तो आपने इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेना है, और उस एंगुलर मोमेंटम को आपने कंपेयर करना है इस वैल्यू से, यानी कि NH अपॉन 2 पाई, यानी कि n इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, पहले शेल में है, दूसरे शेल में तो यहाँ पे 2 लिख देना है, या 1 लिख देना है, या 3 4 5 6 लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, और डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर इस वैल्यू का आंसर और इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का आंसर एक जैसा आता है, इट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर है वो इलेक्ट्रॉन का अपना जाती शेल है, या इलेक्ट्रॉन किसी शेल में मौजूद है। अगर इन दोनों का आंसर नहीं आता तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस जगह पर नहीं हो सकता, क्योंकि उस जगह पर किसी किस्म का कोई शेल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहते हैं, the electrons shell can be determined by the formula mvr is equals to nh upon 2 pi। किसी भी इलेक्ट्रॉन के शेल का पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स ओरिजिनल शेल और नॉट, वी हैव टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज। हम इन दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और हमें पता लग जाता है। खैर ये वाला पॉइंट आपने नहीं लिखना, आपने लिखना तो इतना ही है जितना आपके सामने इस वक्त आ रहा है, टिल द मैथमेटिकली। और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखकर आपको बता देते हैं, 6 पॉइंट समथिंग होती है। मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखें प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 multiplied by 10 exponent minus 34 meter square kilogram per second. This is the value of Planck's constant। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर हम h की वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। बहुत बड़ा आ गया है, इसको हम यूनिट, इसको हमने क्या कर लिया, छोटा कर लिया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और अब आखिर में सबसे जरूरी चीज इसकी स्टिमुलेशन दिखा देते हैं कि किस तरीके से बिहेवियर इसका चलेगा किसी भी एटम का। या अगर हम फैट स्टिमुलेशन के ऊपर, और यहाँ पर हमने इसको बोहर एटॉमिक मॉडल पे है। जिस तरह से बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेंटर के गिर्द घूमता रहेगा और अपनी एनर्जी ना तो लूज करेगा ना ही गेन करेगा। जब हम उसको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा तो अपने ऊपर वाले शेल पे आ जाएगा और ऊपर वाले शेल से वापस नीचे आएगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखें इलेक्ट्रॉन गया चौथे शेल में, उसने एनर्जी लूज की, वापस पहले शेल में आ गया। छठे शेल में एनर्जी लूज की, दूसरे में आया, दूसरे से पहले में आया। हमेशा इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी गेन करेगा तो वो अपने से ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, और जब ऊपर वाले शेल से नीचे आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट पहले शेल में आए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। तो आप देख लें इलेक्ट्रॉन छठे शेल में भी जा रहा है लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ आ रहा है, वापस आ रहा है।
और जब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और लूज करता है तो यहाँ पर हमारी कुछ स्पेक्ट्रम्स लाइट हमें देखने को मिलती है, और इस लाइट से हम फैसला करते हैं कि हमारे पास जो एटम है, लाइट का पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। हाइड्रोजन जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एक खास पैटर्न के तहत एनर्जी गेन करेगा और लूज करेगा। दूसरे शेल में गया, पहले में आ गया, छठे में जब भी जाएगा तो छठे से हमेशा कौन से में आएगा, दूसरे में, और दूसरे से पहले में। इस तरह का चक्कर है कुछ, तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले। अब देखते हैं, तीसरा, तीसरे से दूसरा, दूसरे से पहला। ये खास पैटर्न है, हमेशा एनर्जी खास तरीके से गेन की जाएगी और उसी खास तरीके से लूज की जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन, जब कोई हाइड्रोजन का एटम हमारा एनर्जी गेन करता है और लूज करता है तो उसके एनर्जी गेन करने में और लूज करने में खास बात होती है। वो खास बात हमें रोशनी की फॉर्म में दिखाई देती है। छठे से कौन से, चौथे पे, चौथे से तीसरे पे, तीसरे से पहले पे। जब छठे पे आएगा, छठे से किस पे जाएगा, चौथे पे, चौथे से किस पे आएगा, तीसरे पे, तीसरे से दूसरे पे आएगा। देख लीजिए, वापस देखो, तीसरे से कहाँ आएगा हमेशा, दूसरे पे, दूसरे से हमेशा कहाँ आएगा, पहले पे। चौथा, तीसरा, पहला। तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। मैं 6 का वेट कर रहा हूँ कि 6 पे चले जाए। 6 के बाद 4, सॉरी थर्ड के बाद सेकंड के बाद एक खास अमाउंट ऑफ खास पैटर्न में हमारा जो एटम है वो एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है और गेन करता है। यही बोहर ने हमें बताया। आज की रिकॉर्डिंग के लिए इतना ही। अल्लाह।